नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति और उसकी शक्तियों के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं राष्ट्रपति सिर्फ एक प्रतीकात्मक पद नहीं है, उसके पास कई महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है और भारत का प्रथम नागरिक भी, जिसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 में वर्णन किया गया है। और राष्ट्रपति निर्वाचित होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन करता है राष्ट्रपति का चुनाव? दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि एक विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसमें शामिल कौन होते हैं? इसमें शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी एमएलएस। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं, वहाँ के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। आगे देखते हैं चुनाव कौन कराता है। राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है? तो भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये चुनाव कराता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है और कोई व्यक्ति दूसरी बार भी राष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रपति बनने की पात्रता क्या क्या होती है। पहली पात्रता तो ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और उनकी आयु की बात की जाए तो उनका न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आगे बात करें तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता और उम्मीदवार लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है उसके पास लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता जरूर होनी चाहिए। प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक चाहिए। जो भी व्यक्ति उम्मीदवार हैं उनके लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होने चाहिए। और आगे बात करें तो वो कोई भी सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए। उम्मीदवार किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की सैलरी और सुविधाओं के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो होता है वो 5 लाख रुपए होता है प्रति माह। ठीक है, और अन्य सुविधा की अगर बात करें तो उनको आवास की सुविधा मिलती है, जो कि राष्ट्रपति भवन में वो रहते हैं, जिसकी देखरेख सरकार करती है। साथ ही साथ उनकी सुरक्षा में Z+ सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें एसपीजी कमांडो के द्वारा उनकी सुरक्षा होती है। यात्राएं विशेष विमान इंडियन एयरफोर्स द्वारा होती है। अगर पेंशन की अगर हम बात करें तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद आजीवन पेंशन उन्हें प्रति माह 1.5 लाख रुपए तक मिलता है। अन्य सुविधाओं में आता है उनको चिकित्सा सुविधा, यात्रा भत्ता, स्टाफ आदि पूरी तरह सरकारी उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं उनकी शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं। पहली तो उनके पास कार्यपालिका की शक्ति होती है, जिसमें मंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति वो कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ राज्यपाल की नियुक्ति भी वो करते हैं। प्रमुख पदों पर नियुक्ति जैसे कि CAG, AG, UPSC चेयरमैन आदि के भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। साथ अगर हम बात करें विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में, तो संसद का सत्र बुलाना, उसको स्थगित करना,
अध्यादेश जारी करना, बिलों को मंजूरी देना या रोकना और संयुक्त अधिवेशन बुलाना, ये सारी शक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है। अगर हम न्यायिक शक्ति की बात करें, जुडिशियल पावर्स की बात करें, तो क्षमा, दया, माफ़ी, दंड माफ़ी आदि जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 72 में वर्णन किया गया है, तो ये सारी शक्तियाँ भी उनके पास उपलब्ध होती हैं। जैसे दोषियों की सज़ा माफ़ करने की शक्ति। ठीक है। आगे हम अगर हम बात करें तो वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर्स, उनके पास क्या क्या होता है। बजट संसद में पेश होने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। संविधान के अनुसार मनी बिल बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के संसद में नहीं रखा जा सकता। तो ये शक्तियाँ, ये जो वित्तीय शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर्स, उनके पास क्या होता है। तो अगर हम संविधान के अनुच्छेद 352 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जो है वो राष्ट्रपति डिक्लेयर कर सकते हैं। और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। उसी तरह अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, किसी भी स्टेट पे या किसी नेशनल इमरजेंसी के तौर पे लगा सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति पद जो है वो संवैधानिक मर्यादाओं से बंधा हुआ होता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस मर्यादा का उल्लंघन करता है तो वो पद से उनको बहिष्कृत भी किया जा सकता है। उसी तरह राष्ट्रपति को अपने पद से बहिष्कृत करने के लिए उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये राष्ट्रपति को अपने पद से बहिष्कृत करने के लिए, हटाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति का महाभियोग, तो महाभियोग का अर्थ होता है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया। यह प्रक्रिया केवल एक कारण पर आधारित होती है। सिर्फ एक ही कारण के वजह से हम किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद से हटा सकते हैं। वो कारण है संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 61 में कौन शुरू करता है ये महाभियोग प्रस्ताव। महाभियोग की प्रक्रिया संसद द्वारा शुरू की जाती है, यानी लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सदन इसकी शुरुआत कर सकता है। प्रक्रिया कैसी होती है, अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रक्रिया कैसी होती है। राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया जो होती है, महाभियोग प्रस्ताव जो होता है, ये किस प्रक्रियाओं से गुजरता है। तो पहला अगर हम बात करें स्टेप 1 की बात करें तो पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है। कम से कम 1/4 सदस्य उस सदन में लिखित में नोटिस देते हैं। उसके बाद 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपति को दिया जाता है। स्टेप 2 में, चरण 2 में क्या किया जाता है, प्रस्ताव लाना होता है, रिजोल्यूशन इंट्रोडक्शन किया जाता है। नोटिस के 14 दिन बाद प्रस्ताव सदन में लाया जाता है। प्रस्ताव पारित होने के लिए सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। ठीक है। जो प्रस्ताव लाया जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ, तो उस प्रस्ताव को पारित होने के लिए सदन के कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत से वो पास होना चाहिए। तीसरे चरण में क्या होता है, दूसरे सदन में जांच। यदि पहला सदन प्रस्ताव पारित करता है तो यह दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन मामले की जांच करता है। राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाता है। और अंतिम चरण में क्या होता है, मतदान किया जाता है। अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास कर देता है, जो राष्ट्रपति के खिलाफ लाया हुआ होता है, उस प्रस्ताव को अगर दूसरे सदन में भी पास कर दिया जाता है, तो अंत में जो होता है वो मतदान किया जाता है।
ठीक है, तो ये थी पूरी प्रक्रिया राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव और उनको पद से हटाने का प्रक्रिया जो था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। और अगर वीडियो में आपको कुछ वास्तव में कुछ सीखने लायक मिला है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।